देखो उधर এইটা আপনি দেখো আমরা এক্সপেরিমেন্ট এই করব এইটা আমরা পেপার এটা আমরা और डस्टर এইটা আমরা নিয়ম থেকে পড়েলা ये क्या है डस्टर है ये क्या है पेपर है दोनों को अगर हमने साथ में एक ही हाइट में दोनों सेम हाइट में हो ठीक है और मैं दोनों को साथ में छोड़ दूं तो जो पहले जो ग्राउंड पे टच होगा वो कौन सा होगा डस्टर होगा डस्टर कितने जन बोल रहे हैं हाथ खड़ा करें पूरा अच्छा ठीक है नहीं खड़ा कीजिए थोड़ा आप और दूसरे क्या बोल रहे हैं पता नहीं ठीक है जो भी बोल रहे हैं तो ये बताइए कि क्यों डस्टर क्यों पहले टच होगा मास ज्यादा है ठीक है और जो नहीं खाए थे अभी उनसे पूछेंगे आपने क्या सोचा कि दोनों साथ में गिरेंगे या पहले तो पक्षी का जो पेपर है वो पहले टच करता है या फिर जो शीट ऑफ पेपर है वो पहले टच करता है कौन सा टच करता है सभी क्या रास्ता नहीं है दोनों साथ में किसका टच करेंगे दोनों ही साथ में आके ग्राउंड में गिरेंगे किसको लगता है दोनों साथ में आके ग्राउंड में साथ में नहीं होंगे तो ये जो फंडा है इसका सही आंसर हम आपको दिखेंगे ठीक है देखिए जो नासा है ना नासा को तो जानते हैं नासा क्या है जानते हैं ना सब वो क्या करता है वो क्या करता है स्पेस के ऊपर ही सब करता है तो उन्होंने पहले जो है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट लाया कि मास है ना आ गई दोनों मास को अगर छोड़ेंगे अगर जैसे शीट ऑफ पेपर और हैमर को दोनों को साथ में छोड़ेंगे तो दोनों ही एक साथ क्या करेंगे ग्राउंड पे टच करेंगे तो इसका प्रूफ भी चाहिए था साइंस को क्या चाहिए प्रूफ चाहिए बिना श्रद्धा उसी के थ्रू जब गए थे उन्होंने क्या किया एक एक्सपेरिमेंट किया है वहां पे क्या हो रहा है आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ठीक है ये क्यों हो रहा है उन्होंने बताया ना अभी कि एक मैंने थ्योरेटिकल कांसेप्ट दिया था कि जो भी चाहे वो पेपर हो या डस्टर हो कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर वो आपके रेस्पेक्ट में अगर हम दोनों को साथ में छोड़ देंगे तो वो दोनों क्या करेंगे साथ में ही ग्राउंड पे टच करेंगे पर वो क्यों हो रहा है थ्योरेटिकल आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया अभी दोनों साथ में टच कर रहे हैं ना अभी थ्योरेटिकल देखेंगे कि वो क्यों टच कर रहा है ठीक है ये थोड़ा समझ लीजिए उसके बाद क्या करेंगे कॉपी में लिखेंगे देखो ये क्या है ये हम एक हमारा जो आर्ट है ये है ये है आर्ट ठीक है आर्ट का मास हम इसको कंसीडर करते हैं ठीक है मास जो है वो मतलब हमें अभी पता नहीं तो हम उसको क्या लेंगे कैपिटल लेंगे ठीक है उसको क्या लेंगे हम कैपिटल लेंगे इसका क्या है मास ठीक है और इसका जो रेडियस है वो क्या है कैपिटल आर ठीक है और एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि हमने एक पेपर लिया एक डस्टर लिया वो है एक के लिए हम कंसीडर करेंगे आप चाहते हैं किसके लिए काटेंगे बताइए पेपर के लिए लेंगे या डस्टर के लिए डस्टर के लिए लेंगे ठीक है ये मान लो एक डस्टर है आपकी सरफेस में ये आपका सरफेस है ना ये तो आपका सरफेस है कि नहीं ये जो क्या है डस्टर है उसको हमने इधर रख दिया ठीक है ये है डस्टर उसका मान लो मास क्या है स्मॉल एम हमें इसको मेजर नहीं किया तो इसी को डिनोट करते हैं कैपिटल से स्मॉल एम मान लेते हैं ठीक है स्मॉल तो हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमने क्या पढ़ा है जो फोर्स ऑफ ड्यू टू ग्रेविटेशन जो दो बॉडी के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है ग्रेविटेशनल फोर्स उसका फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r²। तो वो अभी यहीं पे लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में ये ऑब्जेक्ट और आर्म के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो रहा है उसको लिखेंगे। तो
क्या लिखेंगे अभी एम इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइएगा कैपिटल जी क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये m1 m2 लिखेंगे m1 क्या है यहाँ पे देखिए m1 यहाँ पे क्या है मास ऑफ आर्ट क्या दिया हुआ है कैपिटल m है ना मास ऑफ आर्ट तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल m1 गया m2 यहाँ पे क्या है डस्टर का मास क्या है स्मॉल m दिया है ना यहाँ पे दिया है ना स्मॉल m तो उसी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r यहाँ पे क्या है बताइए ये जो डस्टर यहाँ पर लिखा है r और इस डस्टर के बीच में डिस्टेंस कितना है r कहाँ है यहाँ दिखा है ना हमने क्या क्या है रेडियस को r ये है ना बीच में बंद में करना ठीक है तो इधर के बीच में आता है तो क्या लिखेंगे r स्क्वायर का मतलब कैपिटल r का स्क्वायर हो गया कैपिटल r क्यों पता चला नहीं पता चला पिछले का r का रेडियस क्या है कैपिटल r है ना तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है g m1 m2 by r स्क्वायर तो r स्क्वायर का जगह क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है कैपिटल r है कैपिटल r तो r की जगह क्या हो जाएगा कैपिटल r और उसका स्क्वायर क्या समझ में आ गया सबको आ गया तो अभी देखो न्यूटन रूल के हिसाब से न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है फोर्स इक्वल टू m इक्वल टू क्या है फॉर्मूला क्या है m इक्वल टू m है m क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और a क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन सेम वाली एक्सीलरेशन यहां पे क्या है सेकंड लॉ के हिसाब से क्या है एक्सीलरेशन ऑन द कौन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सीलरेशन हो रहा है तो हम यहां पे क्या करें कहां पे अप्लाई होगा एक ऊपर देखने जो है वो किस पे अप्लाई होगा किस पे अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट आर्ट का या वो स्मॉल डस्टर स्मॉल डस्टर क्यों होगा सेकंड हम कहां पे अप्लाई कर रहे हैं स्मॉल डस्टर पे अप्लाई कर रहे हैं है ना उसका काम होता था इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वो कहां पे अप्लाई होता था वो ऑब्जेक्ट पे नहीं अप्लाई हो रहा था लेकिन सब्जेक्ट पे है तो यहां पे कहां पे अप्लाई कर रहे हैं हम डस्टर पे तो डस्टर जो है क्या हो जाएगा मास ऑफ किसका होगा मास किसका होगा एक्सीलरेशन पर ये जो एक्सीलरेशन है ये जो फोर्स है वो किसकी वजह से है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना तो एक्सीलरेशन जो होगा वो किसकी वजह से होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो उसको हम क्या करते हैं पिछले क्लास से उसको स्मॉल v लेते हैं लिखते हैं ना लिखते हैं कि नहीं तो इसको क्या करेंगे ये जो एक्सीलरेशन है उसको क्या कर देंगे मिटा के स्मॉल v लिख देंगे अभी तक कांसेप्ट समझ आया ठीक है ना तो उसके बाद ये इक्वल टू कितना हो गया वो वैसा का वैसा रख दिया कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर अभी समझ में आया ये कैसे आया पता चला तो इसका नंबर आगे केस में क्या कॉमन है कॉमन चीज क्या है m कौन सा है कैपिटल में स्मॉल m है तो उसको हम मिटा सकते हैं ना दोनों साइड से इक्वल है ना तो उसको क्या करेंगे हम मिटा देंगे तो दैट इंप्लाइज क्या हो गया g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैसे करेंगे आपको पता चल गया सबको आ गया ये चीज तो ये जो है देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हम क्या बोल रहे हैं ये क्या है ये पढ़ रहे हैं क्या है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो स्मॉल क्या लिखा है अभी कैपिटल G कैपिटल M बाय क्या है कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल M क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है इसमें देखो ये डिस्कशन है इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये जो डस्टर था यहाँ पे इसका कोई बात हुई थी यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है इसका कोई बात है स्मॉल m का कोई इक्वेशन में आ रहा है कुछ जो स्मॉल r मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका तो
रेडियस है, इसकी कोई बात है इसमें? तो ये जो एक्सप्रेशन जो ग्रेविटी स्मॉल दी है किस पे डिपेंड कर रहा है? हाँ बताइए किस पे डिपेंड कर रहा है? अरे बताइए दिख रहा है ना, कैपिटल जो है, कैपिटल एम जो है वो क्या है? मास ऑफ आर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? और जो कैपिटल आर है वो क्या है? और रेडियस ऑफ आर, तो आर की रेडियस ऑफ मास ऑफ आर पे डिपेंड कर रहा है। ये समझ में आया सबको? ठीक है, जाएंगे हाई स्टोरी में। तो मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं। डेंसिटी क्या है? मास पर वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम इक्वल क्या है? डेंसिटी। तो मास को क्या लिख सकते हैं हम? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? मास की जगह पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट फिगर है देखो, एक आर क्या है? सॉलिड फिगर। आर क्या है? सॉलिड फिगर का मतलब क्या है? अंदर से खुला नहीं है, अंदर से क्या हुआ है? भरा हुआ है। तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? रेडियस ऑफ आर। ठीक है, उसको लेके यहाँ पे प्रूव करेंगे, हायर क्लास में वो सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ा बता दिया बस। ये वाला जो है, ये वाला इक्वेशन क्या है? ठीक है, इसको क्या करते हैं अभी नोट डाउन करेंगे, मैं उसको बोलूंगा और आप उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, ड्यू टू the acceleration of a body due to the आगे सर, the acceleration of a body due to the attraction of earth, due to the attraction of earth, due to the attraction of earth, bracket double लिखो, radius capital R, radius capital R, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? रेडियस कैपिटल आर, एट ए डिस्टेंस 2r, एट ए डिस्टेंस 2r, एट ए डिस्टेंस कैपिटल 2r, एट ए डिस्टेंस 2r from the surface of earth, at a distance 2r from the surface of earth। इसके बाद ठीक है, इज के बाद इज पर है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या बुलाया थोड़ा एक बार, तो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, 4-5 सेकंड देता हूँ, पढ़ लीजिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और ब्रैकेट में लिख दिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है क्या है? स्मॉल डी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? स्मॉल डी है। जो भी इसको पूछिए तापर आप पूछिए वाला आ गया क्वेश्चन नंबर देखिए, नंबर दीजिए बड़ा আর দেখতে কথা বলবেন না লোক কেটে বলা আছে এটা আমরা সফল না নাই আর তো সফল সেট হবে না आगे सर, এটা भी सॉल्व होगा नहीं। यस राम, आपकी सर्विस ये भी पकड़ लगे, ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। सर्विस मतलब क्या है? कुछ सर्कल जैसा दिख रहा है ना, सारे क्या है? सर्कल। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे बोलना है? किस हिसाब से? 2r डिस्टेंस। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से कितना डिस्टेंस? 2r डिस्टेंस। 2r डिस्टेंस में क्या है? और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो है क्या निकालना है हमें? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो निकालना है। जो नया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसको निकालना होगा। नया क्यों निकाल रहे हैं? हमारे पास तो पहले से मौजूद है। नया क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखो ये जो रेडियस है ना, ये जो आपका रेडियस क्या है? स्मॉल है, कैपिटल आ रहा है। तो इसकी कंपैरिजन में जो दूरी है तो ग्रेविटी रहेगा, वो क्या रहेगा? थोड़ा अलग रहेगा। यहाँ पे जो दूरी है वो उसकी कंपैरिजन में थोड़ा अलग रहेगा। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हम जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने में क्या रहता है? वो तो न्यूटन सेकंड लॉ बोल रहे हो। अभी हमने पहला ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ होता है, उसके हिसाब से F = g है, 1/2 बाय r²। तो उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो क्या है? F = क्या है? g(1) m2 डिवाइडेड बाय क्या है? r² है। उसी से हमें क्या मिला? उसी से हमें क्या मिला?
इक्वल का क्या मिला? जी इक्वल क्या मिला था? GM R square. GM by R square। ये जो R है वो क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2R. 2R क्यों हो गया? Yes sir. देखो कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होगा तो मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की सेंटर चलेंगे। Yes. दोनों ऑब्जेक्ट की सेंटर चलेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट की सेंटर चलेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से सेंटर से आएगा, यहाँ से वो सेंटर से आएगा। ठीक नहीं? तो ये टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर? ये वाला क्या है? ये तो R है ना, रेडियस ऑफ R। रेडियस ऑफ R प्लस उसकी सरफेस से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? 2R हो गया। तो टोटल कितना हो गया? सेंटर से कितना हो गया? 3R हो गया। तो इसी फॉर्मूला पर हम निकाल सकते हैं ना, जो नया एक्सप्रेशन बिल्कुल ग्रेविटी होगा वो क्या होगा? G डैश क्या हो जाएगा फिर? G को G रहेगा। कैपिटल M मतलब मास ऑफ क्या है? R है। उस क्रिया में है तो उसको हम कैपिटल M पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो उसको क्या करेंगे? कैपिटल M डिवाइडेड बाय क्या होगा? R मतलब क्या है यहाँ पे? कोई बताएगा? आप बताएंगे? बताइए क्या होगा? R होगा क्या होगा? यहाँ पे 3R होगा, 2R होगा, R होगा, क्या होगा? अरे बताइए, कोशिश कीजिए। हाँ बताइए क्या होगा? हाँ क्या है यहाँ पे? सेंटर क्या है? 3R है ना? हाँ बैठिए, ठीक है। तो उसको क्या लेंगे आप? 3R का होल स्क्वायर। स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर नहीं करना है। जो R है अभी जो फाइनल आपने फाइंड आउट किया है, जो R है उन दोनों के बीच में, उसका स्क्वायर करना है। तो अभी ये क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? कैपिटल G कैपिटल M बाय 9 हो जाएगा ना? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। R का स्क्वायर हो जाएगा फिर R स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? जो नया चीज आज था वो क्या हो गया? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/9 ऐसा लिख सकते हैं या नहीं बताइएगा? G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? इसको इसे ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं? तो अगर ये देखिए, ये जो चीज है तो इसको हम स्मॉल जी से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं? देखिए स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना? तो इसको क्या लिखेंगे? G डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्मॉल g बाय 9। ये हो गया ना? आंसर आ गया ना? Yes sir. आ गया ना आंसर? Yes sir. समझ में आया आपको? Yes sir. आया? तो जो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो चेंज हो गया, क्या हो गया? जो पहले जो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी था उसका कितना भाग है? 9 भाग से 1 भाग के बराबर है ना? G/9 का मतलब क्या है? 9 भाग से 1 भाग का बराबर हो गया। हाँ, अभी जाएंगे हम क्या जाएंगे? मास और वेट के बीच का फर्क जानेंगे। क्या जानेंगे? मास और वेट के बीच का फर्क जानेंगे। तो मास क्या है और वेट क्या है? आपका वेट कितना है? हाँ अप्रॉक्सीमेट कितना है? हाँ ठीक है। आपका वेट कितना है भाई? कितना है? 45 वेट है। वेट है या वो मास है? ठीक है, ये डॉक्टर पकड़िए। अच्छा इसका मास कितना है बताइए? कुछ आइडिया लगाइए कुछ। 100 ग्राम। हाँ तो इसको मापेंगे कैसे बताइए? ये मास है या वेट है? आपने बताया आपका वेट क्या है? 45 है। हाँ तो आप भी बताते हैं, ठीक है। इसको जो मास है वो क्या है? इसके जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें बैठिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें कितना मेटल है उसको क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। और वेट जो होता है वो क्या होता है? मान लो यहाँ पे मैं रख दिया उस डॉक्टर को,
तो इसके वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना ग्रेविटी की, F इक्वल टू mg फोर्स होता है ना, वो जो आपने लिखा था mg इक्वल टू g m1 m2 बाय r कर दिया था ना। तो ये जो फोर्स इस वजह से हो रहा है ना, ये बॉडी की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। आपने वेट हुआ होगा, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम होगा जहाँ आपने खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद जो वेट आ रहा था, जो लिखा आ रहा था, आपको उसने क्या बोला आपको? वो आपका वेट है कि नहीं? तो वो क्या होता है? वो स्प्रिंग रहता है। नीचे क्या रहता है? नीचे क्या रहता है? स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग जहाँ पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगा? स्क्वीज हो जाएगा। स्क्वीज जाएगा मतलब ऐसा है ना, हमने इसको रख दिया तो ये हो गया। तो ये क्या हुआ? ये फोर्स अप्लाई किया स्प्रिंग पे, तो उसी को हम मेजर करके बोलते हैं कि ये इतना वेट है। वेट और मास दोनों डिफरेंट क्यों है? ये क्या होता है? मैटर को होता है मास, मास होता है वो क्या होता है? मैटर कंटेन इन द बॉडी, ठीक है। और वेट होता है वो सिर्फ एक फोर्स को होता है, ठीक है। अब देखेंगे वीडियो देखेंगे तो वो समझ में आएगा। One's good. Most of us think that mass and weight are pretty much the same thing. Are they? No, they're not. There's a very simple way to understand the difference. Mass is simply the amount of matter that's present in the object. Now consider two situations. One in which an object is on the earth, and second in which the same object is on the moon. Will the mass of the object be different in these cases? To answer this question, we ask ourselves another simple question. Will the amount of matter present in the object be different in each at all, which is why the mass will be the same in each of the cases. The mass of an object remains constant no matter where it is placed. Another concept we learned about an object's mass was that it is a measure of its inertia. Greater the mass of an object, greater will be its inertia. Inertia is nothing but the tendency of an object to resist change in its state of motion. So now we have an idea about what mass is. But what's weight then? How do we understand the weight of an object? Mass is nothing but the measure of how much matter an object has. Weight is a measure of how strongly gravity pulls on that matter. It's the measurement of the gravitational pull of an object. Let's understand this using a simple example. Say there are two places, place A and place B, and there's an object of mass m. In place A, the pull of gravity is x units, and in place B, the pull of gravity is 2x units. Clearly, the pull of gravity is stronger at place B. Now understand this well. The mass of the object will be m at both the places, but the weight of the object will be greater at place B because the pull of gravity is stronger. As the gravity is twice as bigger, the weight of the object will be twice as much at place B as compared to place A. So the weight of an object is a measurement of gravitational force acting on it. How can we understand weight using a formula? We have the Newton's second law of motion, which says that the force acting on an object is the product of its mass and acceleration. When it's acceleration due to gravity, we can replace A with a lowercase g. This force due to gravity is nothing but the weight of the object. So if we consider the weight of an object to be uppercase W, we can rewrite this equation as W equals m times g. So the weight of an object is the product of its mass and acceleration due to gravity. What will be the SI unit of weight? Can you guess? It will be the same as that of force, Newton. As the value of g at a particular place is constant, we can also say that the weight of the object is directly proportional to its mass. Here's the main takeaway from this video. The mass of an object remains constant everywhere, whereas its weight depends on the gravitational force at the location.
वेट होता है। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन से हम मेजर करते हैं। न्यूटन एक फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट उसका क्या है, वेट का न्यूटन है। अब जो सीधेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन का। डायमीटर में आगे आप जो अपर क्लास में जाएंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो मास का क्या होता है, किलोग्राम और ग्राम होता है, ठीक है। अगले क्लास में इसको मैं बड़ा दूंगा, वो जो डिफरेंस है ना बता दूंगा। आपको पहले ही बताया हुआ था, शायद कुछ बच्चे नहीं थे, फिर भी बता दूंगा अगर अगले क्लास मिला तो, क्योंकि तुम्हारा 12 तारीख को एग्जाम है ना। अगर नया क्लास मिलेगा तो बता दूंगा, ठीक है। आपका